मुजफ्फरनगर में रामनवमी के पावन अवसर पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस लाइन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीलम राय, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप और पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान के साथ 151 कन्याओं और 20 लांगूर का पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए गए और सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को गुड टच बैड टच जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लघु फिल्म के माध्यम से दी गई, ताकि बालिकाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा मिल सके। अधिकारियों ने समाज से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लें और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह कार्यक्रम न केवल आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में सुरक्षा, सम्मान और विश्वास को मजबूत करने का संदेश भी देता नजर आया। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग विदित हैं कि रामनवमी का आज नवमी का अंतिम दिवस है। आज हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने रामनवमी का सेलिब्रेशन किया है। उसी के साथ साथ जो है मातृशक्ति को को प्रणाम करते हुए हमने कन्या पूजन की कार्रवाई की है, जिसमें 151 कन्याएं और बाकी और लोग भी जो है वो सम्मिलित हुए हैं। और ये एक मिशन शक्ति भी चल रहा है, जो कि अपने 5वें चरण के द्वितीय फेज में है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया है, जिसमें एक लघु फिल्म का भी फिल्मांकन किया है हमने, कि किस तरह जो है बच्चियों को जागरूक होना चाहिए और गुड टच और बैड टच, क्योंकि ये सभी छोटी कन्याएं हैं, तो इन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में भी एक छोटा सा लघु फिल्म इनको दिखाया गया है, जो विमेन चाइल्ड लाइन द्वारा जारी किया गया है। और ये त्योहार जो है चेयरमैन मैडम मुजफ्फरनगर, कप्तान साहब, मैडम और हमारे पूरे पुलिस परिवार के सहयोग से यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये सभी लोग जो है बधाई के पात्र। आज चैत्र रामनवमी है और आज हमारा नवरात्र का 9वां दिन भी है, जो नवम सिद्धिदात्री कही जाती हैं। जो सिद्धिदात्री जो अणिमा, ललिमा और महिमा, प्राप्ति, सिद्ध वसित्व की देवी हैं, जो 8 शक्तियों की निरूपा हैं, उन माँ की आराधना हम आज करते हैं। आज के दिन हम कन्या पूजन का हमारे यहाँ विधान है, चैत्र रामनवमी है, कलश पूजन का विधान है। तो उस अवसर पे आज हमारे पुलिस लाइन में हम सभी ने मिलके, मैम ने, इंदू ने, हमारे हस्बैंड ने और पूरा अपना डिपार्टमेंट, पूरा पुलिस परिवार मिलके 150 से ऊपर कन्याओं का पूजन किया। हम लोगों ने कन्या पूजन करके उनको गिफ्ट दिया है, जिवाया है उनको, और बड़े ही हर्षोल्लास से बच्चे भी सम्मिलित हुए इसमें। 50 इसमें लंगूरे भी होंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और कहने का मतलब है कि ये जो अपनी परंपरा है, ये चलती रहनी चाहिए। मिशन शक्ति सर ने जैसा बताया कि मिशन शक्ति फेज 5-2 चल रहा है। हमने बच्चों को एनिमेशन मूवी के माध्यम से दिखाया भी है कि कैसे उनको गुड टच बैड टच की प्रॉब्लम होती है, बच्चे क्या फील करते हैं, तो वो जागरूक हो समाज में और अपने लिए सेफ्टी उनको प्रदान हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को, जनपद मुजफ्फरनगर जनपद वासी को भी चैत्र रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हमारी मतलब नवरात्रि की समाप्ति है। तो ये जो माँ सिद्धिदात्री का मंत्र जो हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आप जानते हैं कि माँ के नौ दुर्गे के इस पर्व पर, महापर्व पर मैं कहूँगा कि सभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक मिशन शक्ति भी चल रहा है। मिशन शक्ति फेज 5 पार्ट 2 जो है, जो हमारी चल रहा है ये कार्यक्रम मिशन शक्ति का। इसमें जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मैं अपने मैडम समेत, पत्नी समेत जो है, और पूरा इंदू जो एसपी क्राइम है, नोडल अफसर है इसकी मिशन शक्ति की, इसमें हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है। मैडम चेयरपर्सन भी आई हुई है, आप देख रहे हैं। और महिला लड़कियों को उनका पूजन करके उनको भोजन कराया गया है। लगभग 151 इसमें कन्याएं हैं जिनका भोजन कराया जा रहा है। और निश्चित तौर से एहसास कराया गया है उनको अवेयरनेस टीवी के माध्यम से कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, कहीं गलत जगह टच कर रहा है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस की गई है छोटी छोटी बच्चियों को। और भोजन के माध्यम से एक उनको प्रेरणा दी गई है, तथा विभिन्न प्रकार के जो और भी हमारे मैसेजेस थे उनको बताया गया अवेयरनेस के, जिससे कि बेहतर जीवन यापन कर सके। साथ ही साथ मिशन शक्ति का जो हमारा पर्पज है कि महिलाओं की शक्ति, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए, वो उसके पर्पज के निर्देश कार्यक्रम आज किया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात तस्कर बाबू उर्फ रियाज उर्फ अशफाक की 80 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और इसी अवैध कारोबार से उसने बरेली और शाहजहांपुर में करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की थीं। NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत की गई इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती में से एक माना जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी की संपत्तियों की गहन जांच कर 34 चल संपत्तियों को चिन्हित किया, जिनमें कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, ईंट भट्टे और वाहन शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने इन संपत्तियों को जब्त कर लिया। इस सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि नशे के कारोबार से अर्जित कोई भी अवैध संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है। इस कदम से आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है और नशे के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24/3/2026 को साफिमा कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसमें प्रॉपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पैरवी करके रियाज उर्फ बाबू जो कि शाहजहांपुर का HS है और कटरा थाना का निवासी था और फरीदपुर में भी का भी वो निवासी है और उसकी प्रॉपर्टी 34 जो चिन्हित की गई थी, उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ का बाबू उर्फ रियाज का उर्फ अशफाक का जो संदर्भ है, इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा मैं कि उसकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं ये फरीदपुर में है, हेक्टेयर भूमि 24175 हेक्टेयर, वही फरीदपुर बरेली में है। इसके साथ फरीदपुर में एक और ज़मीन है, साथ ही साथ शाहजहांपुर के कटरा में ज़मीन है, एक ताहरपुर पड़ता है जादवपुर शाहजहांपुर में, वहाँ पर प्रॉपर्टी है। ईंट का भट्ठा है ताहरपुर जादवपुर जिला शाहजहांपुर में, और इसके साथ साथ ताहरपुर में ही एक और इसकी जो है ईंट का भट्ठा है, 2 भट्टे हैं वहाँ पर। साथ ही साथ 83.7 वर्ग मीटर की मिर्नापुर थाना कटरा में एक बिल्डिंग मटेरियल का 4 मंजिला शोरूम है, उसको किया गया है। इसके साथ साथ एक और शोरूम इसका जो है 293 वर्ग मीटर का है मिर्नापुर में, वो भी सीज किया गया है। साथ ही साथ तिलहर में एक हेक्टेयर कृषि भूमि है, उसको किया गया है। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको ट्रैक्टर है और कृषि भूमि है कई। इस प्रकार से आलीशान मकान उसका जो है कटरा में 88 वर्ग मीटर में बना हुआ, उसको भी किया गया है। इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टीज का सीजर इसके रियाज और बाबू का किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो उचित और सक्षम न्यायालय है दिल्ली में बैठती है साफिमा कोर्ट, उसके माध्यम से इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी को सीजर करके लगभग 80 करोड़ का एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है सीजर की ऑपरेशन सवेरा के तहत, जिसमें बुढ़ाना पुलिस, शाहजहांपुर पुलिस और आपकी जो है बरेली पुलिस के सहयोग से उसकी 34 प्रॉपर्टीज़ को सीजर की कार्रवाई कल से चल रही थी, आज भी चल रही है वहाँ के अधिकारियों के सहयोग से। इसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ का HS है, 12 मुकदमे के खिलाफ दर्ज हैं। दिल्ली में भी ये जेल जा चुका है ये नारकोटिक्स NDPS एक्ट के तहत 1985 के तहत, और 68F के तहत ऑपरेशन सवेरा के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई की जा रही है, उसी परिदृश्य में ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 68F के तहत ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है, और निश्चित तौर से 68F के तहत ये कार्रवाई नारकोटिक्स के धंधे, अवैध धंधे करने वालों पर निश्चित तौर से जो कार्रवाई की गई है एक रोक लगेगी और बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इसमें आपको अवगत करा दूं कि इस तरह की हमारे पास 3 और कार्रवाइयाँ हैं जो कि अपराधियों के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई, जिसमें 68F के तहत पैरवी करके कार्रवाई जो है सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव चल रहा है, और इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है और अभी सीजर की कार्रवाई आज सुनिश्चित कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था,
लेकिन समय पर उचित इलाज न मिलने और लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। जैसे ही मौत की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और अगर किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात को नियंत्रण में बताया जा रहा है। सर मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरी सास ने एडमिट किया था बच्चा यो। मैं तो चांद रात वाले दिन आया, ईद वाले दिन आया था सर। मुझे बताया कि तबीयत खराब हो रही है, सीरियस है बच्चा थोड़ा। मैंने जाके देखा तो सीरियस नहीं था, नॉर्मल था बच्चा। ये बोल रहे हैं कि इनको आपका बच्चा नॉर्मल है, इनको 2 दिन डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं सर 3-4 दिन हो गए रोज रोज आते आते, हमें डिस्चार्ज नहीं दे रहे है। ये बोल रहे हैं कि ये तो मोटी फैमिली है, इनसे बढ़िया पैसा तारो। लोग तो अच्छे पीते खाते पीते घर से, ऐसा रही है हमारे से इस तरीके से तार रहे थे। ये हमें पता चला है सर इस बारे में, हमें इस बात का यहीं से पता चला, इन लेडीजों से डॉक्टर से ही पता लगा है यहाँ पे। जब मैं मेरे से सर इन्होंने 22,000 रुपए लिए यहाँ पे, अर्जी 25-30 हजार रुपए उन्होंने उधर से ले लिए सर वहाँ से। सर 20 तारीख में हुआ था सर, 20 तारीख में ही हुआ था सर, 20 तारीख में एडमिट हुआ था सर। न्यू लाइफ है डॉक्टर को तो मुझे मालूम नहीं है सर, नाम न्यू लाइफ है। मैं मुजफ्फरनगर लद्दा वाले का हूँ सर, रहने वाला रहमानिया कॉलोनी। जो कोई आशा है, आशा में तो नहीं था, आशा है कोई सरकारी अस्पताल में रहती है, वो लेके आई थी उन्हें यहाँ से। इनको अच्छा ट्रीटमेंट होता है सर, में बोल के लेके आई। इनको 10,000 रुपए का डिस्चार्ज है, 10,000 में होगा। अंदर जाते जाते 15,000 कर दिए, फिर 20,000 कर दिए, फिर 22,000 कर दिए सर इन्होंने। हमारी एरिया की नहीं है सर वो, वैसे मिलने चिलने वाली थी वो, और वे लेके आए। पहले तो सरकारी में गए थे, इसका नाम मंगी है सर, आशा का नाम मंगी है। तो हम ये सर ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, ये जो है ना हॉस्पिटल सील होना चाहिए। ये डॉक्टर की लापरवाही है सर, ये और किसकी हो सकती है? डॉक्टर को क्या माना जाता है सर? भगवान का रूप माना जाता है? बताओ, भगवान ही अगर ऐसा करेगा तो बताओ फिर कहाँ जाएंगे डॉक्टर? बताओ, अगर डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ, बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे पब्लिक? बताओ, जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बताओ सर, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें कोई मांग नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहिए सर। हमें सील होना चाहिए, ये दोनों सील होने चाहिए, इस तरह की ही होनी चाहिए सर, सील ही होना चाहिए। बहुत है इसके 3-4 बना रखे इन्होंने, 3-4 का ग्रुप है इनका, यो 3-4 आदमी शामिल है इसमें, और भी हॉस्पिटल बना रखे इन्होंने। तो ये सारे ही सील होने चाहिए, सब में ऐसा ही होता है सर। ये पहला केस नहीं है सर, और भी हो चुके हैं इसमें केस। सील हो जाता है फिर खुल जाता है, ऐसा कैसा सील होता है सर? बताओ। ये हॉस्पिटल क्या, फोर्टिस हॉस्पिटल हमने नोएडा में सुना था, ये हमारे मुजफ्फरनगर में फर्जीवाड़ा चल रहा। डॉक्टरों के नाम पे गुंडों का गैंग हो रहा, कट्टा गैंग। आम आदमी की जेब काट रहे, जेब पे धक्का डाला जा रहा, उनकी जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा। अर्जी फर्जी डिग्री लेके BAMS MBBS की डिग्री का काम कर रहे। जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्हें तो राइट ही नहीं है एलोपैथिक दवाई में इलाज करने का। कहीं का कहीं डॉक्टर का पकड़ कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हॉस्पिटल में, यहाँ नाम लिख दें, डॉक्टर यहाँ रहता नहीं, टेक्नीशियन कंपाउंडर इनका इलाज कर रहे। नाबालिग बच्चे इन्होंने यहाँ पे स्टाफ के रूप में रख रखे। आम जनता से खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों की जेब पर धक्का डाल के, और ऊपर से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, पिछले 3 महीनों से हमने 3 बार CMO साहब को इसमें लिखित में ज्ञापन दिया, उसकी प्रतिलिपि DM साहब जिलाधिकारी महोदय को दी। स्वास्थ्य के जो हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्हें हमने लिख के दिया। कुकुर मुत्तों की तरह इतने अस्पताल खुल गए हमारे शहर में, आम जनता की जनमानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब जो भी हो रहा है, यहाँ जो CMO है हमारे, वो कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, सब इनसे अपनी जेब भर रहे। डेली का कमीशन खोरी चल रही, जांच के नाम पे, टेस्ट के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, IMAM के नाम से दुनिया भर के टेस्ट में यहाँ सब जो है कमीशन खोरी का खेल हो रहा है। आम जन मानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। आज एक बच्चा पिछले कुछ दिनों में यहाँ डिलीवरी हुई थी। हम ये जानना चाह रहे, जो यहाँ पे डॉक्टर आए हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल से, हम ये जानना चाह रहे कि कितनी डिलीवरी हुई यहाँ पिछले 15 दिन में, किस डॉक्टर ने की,
सीसीटीवी फुटेज में उसकी जांच कर ले। अब ये आम जनता को उन्होंने कंपाउंडरों के टेक्नीशियन के भरोसे छोड़ दिया उन्हें मरने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, सीएमओ साहब की है। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये पीड़ित यही है, एक पीड़ित नहीं है हमारे जनपद में, अनेकों पीड़ित है, सैकड़ों हजारों पीड़ित है। ये चांदी का जूता, चांदी का तमाशा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर में। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है। पिछले 3 महीने से बराबर हम ज्ञापन दे रहे लिख के, हर तरीके से हमें कहा गया कप्तान साहब को लिखो, इनकी सीसीटीवी कैमरे बंद मिलते हैं। कप्तान साहब ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें आदेश किए हमारे लेटर पे, वो भी न प्राप्त हो गए। आज तो हम इसे दूध का दूध पानी का पानी करके जाएंगे। हम इनसे ये पूछेंगे पिछले 10-15 दिन की रिकॉर्डिंग दिखाओ, हमें रजिस्टर दिखाओ, किस तरह के ऑपरेशन हुए, किस किस डॉक्टर ने किए, कौन यहाँ आया था, या डॉक्टर के नाम पे टेक्नीशियन काम कर रहे। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास सफल इसलिए नहीं शायद हो पा रहा कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी है वो सब मोटा माल लपेट रहे, सब अपना घर भर रहे। मैं तो उन्हें पूछना चाहता हूँ, उन बेशर्मों को जो पैसे लेकर फर्जी अस्पताल चलवा रहे, उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनके सामने भी आवेगा जब उनके बच्चों की लाश उनके हाथ में होगी। शर्म कर ले, अगर जरा सी भी इंसानियत बच रही, जरा सी भी इंसानियत बाकी है, तो शर्म करके और इन अस्पतालों का इलाज कर दे, जिससे आम जनता को राहत मिले। और नहीं कहीं ऐसा ना हो जनता आक्रोशित हो जा और इन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारे। एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, तो उस बच्चे की थोड़ी हालत खराब हुई, उसको मेरठ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रेफर किया गया। वहाँ पे जो सूचना अभी तक है कि 27 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी है, और उसी में घर वाले इसी प्रकरण को लेके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे बच्चे की तबीयत खराब हुई है, यहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ, उसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं। आपने मौके तक क्या पाया है, क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा। मौके पे अभी ये है कि जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर एक्सपायर हुआ है। लेकिन शिकायत यहाँ की, अभी यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनको देखने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ में नहीं मिला है। कोई भी जिम्मेदार आदमी जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर पाए, उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्यूमेंट ना दिखाने के अभाव में, अनुपलब्धता के अभाव में हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है, और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो नियम की गई है। तो जांच का विषय है कि हॉस्पिटल किस तरह खुल जाता है, या उनके मानक पूरे हो जाते हैं, मानक पूरे नहीं होते। अगर मानक पूरे हैं तो हॉस्पिटल खुल जाता है, अगर मानक उनके पूरे नहीं है तो हॉस्पिटल खुलने का कोई सवाल नहीं बनता है। संदेश ये है कि जो भी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन है वो नियमानुसार ही रहे, और अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी ने उन नियमों को ताकते रख के डॉक्टर को अपने यहाँ, होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारे कागज पूरे किए, डॉक्टर आके हमारे यहाँ साइन करके चला गया, कार्यालय रजिस्ट्रेशन हो जाता है। होता क्या है, कागज निर्गत होने के बाद हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लोग अपने डॉक्टर्स को हटा देते हैं, जिसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है। वही प्रकरण है जहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर सूचना हमें मिलती है कि वहाँ से डॉक्टर हटा दिया गया, तो दूसरा डॉक्टर जब तक उपलब्ध नहीं होता, हम उनका रजिस्ट्रेशन को होल्ड पर रखा। निर्देश सभी को ये है, जो अस्पताल संचालक है, एक तो अपने यहाँ की सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली करे रखते हैं, जितना भी उनका मानक है, कितने भी हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्टर के नाम उपलब्ध है वो या तो फुल टाइम डॉक्टर है या पार्ट टाइम डॉक्टर है, वो डॉक्टर मौजूद रहे। अगर कोई डॉक्टर आपका नर्सिंग होम या हॉस्पिटल छोड़ के जाता है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भिजवाई जाए, जो कि नियमानुसार सही है, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन बिना डॉक्टर के चल सकता नहीं चल सकता। उन्होंने दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था की है डॉक्टर की, तो उस डॉक्टर का नाम दर्ज कराए रजिस्ट्रेशन में, अन्यथा सभी चिकित्सालयों में कार्यवाही नियमानुसार। श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और एक संदिग्ध युवक के बीच मुठभेड़ हो गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत की गई। जानकारी के अनुसार पंजाब बॉर्डर के पास साधुवाली इलाके में पुलिस और संदिग्ध के बीच दोनों ओर से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में युवक को गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद की है और आशंका जताई जा रही है कि युवक किसी आपराधिक गैंग से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि घायल युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।
पुरी में रामनवमी के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राम मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान के चरणों में दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगन्नाथ धाम पुरी में जिस श्रद्धा और उत्साह के साथ रामनवमी मनाई जा रही है, वही भावना पूरे देश में देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के सूर्य तिलक के भव्य दृश्य का भी जिक्र किया, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। देखिए, ये जगन्नाथ धाम पुरी है। स्वाभाविक रूप से एक उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसे पूरे देश में रामनवमी मनाया जा रहा है, पुरी में भी श्रद्धा के साथ रामनवमी मनाया जा रहा है। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु आज जगन्नाथ धाम पुरी आए हैं। और आज सबसे बड़ा विषय रहा कि जिस प्रकार अयोध्या में हमने सूर्याभिषेक देखा भगवान श्री राम का, वह अपने आप में सबको सम्मोहित करने वाला दृश्य था। हम जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं कि समस्त वासियों को वो प्रसन्नता एवं सुख प्रदान करे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। बिल्कुल सही अपने समाचार है, जाकर हम भी पढ़ लिए जाकर कि आज ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस्तीफा होते जाकर के, और 30 तारीख की जानकारी मिली थी कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा हुए जाकर के है, तो अच्छा समाचार है जाकर के। और इस्तीफा के बाद आगे अपनी सब राज्यसभा के सदस्य ग्रहण करते थे जाकर के, और आगे कार्रवाई में भाग भी लेते थे जाकर। अभी राज्यसभा का जो निर्वाचन हाल में हुआ है, उस निर्वाचन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय राष्ट्रीय नवीन जी जो निर्वाचित हुए हैं जाकर के, तो संविधान के तहत व्यवस्था है जाकर के कि 14 दिन के अंदर में इस्तीफा देवे रहे जाकर के। हमारा समाचार पत्र के माध्यम जानकारी मिल रही जाकर के कि बस 30 तारीख के अंदर में इस्तीफा लोग को हो ही दे जाकर के, ताकि आगे चल कर के राज्यसभा के सदस्यता उनका लेवल ले जाकर के है। तो संविधान के तहत हमारे दोनों जो मतलब जो नेता हैं जाकर के, उस समय इस्तीफा देते थे जाकर के, ताकि आगे उनका राज्यसभा में सदस्यता भी लेवल जा करके है और नियम का पालन भी हो जाकर। देखिए, ये कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस का डीएनए जो फूट फूट कर निकलता है। ये जो डायनेस्टी वाली कल्चर की हम राजा हैं, हम लोग जो तय करेंगे वो ठीक होगा। अरे एक आम आदमी की तरह आप भी हो। मैं खुद मेंबर हूँ दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का, परंतु मैं भी टिकट लाइन में लगकर लेता हूँ। तो ये जो कल्चर है, ये उसको परिलक्षित करता है। और कांग्रेस बार बार उस कांग्रेस का डीएनए बार बार फूट कर निकलता है। देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर प्रधानमंत्री जी विपक्ष से भी बातचीत की है और सब मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अभी तो स्थिति हमारे कंट्रोल में है, परंतु आगे कैसे स्थिति बनेगी, इसलिए सब लोग ऑन बोर्ड हों और पूरा देश एकजुट होकर उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। अपेक्षा करते हैं इस ब्रेक के बाद उनको थोड़ा सद्बुद्धि आएगी, और अपेक्षा करते हैं कि वह एक नए ढंग की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। इंटर मिनिस्ट्रियल एक कमेटी बनी है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, जिसमें रक्षा मंत्रालय, जिसमें विदेश मंत्रालय, सब मंत्रालय मिलकर जो स्थिति जैसे उत्पन्न होगी उसके ऊपर चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। इस बार भी बजट के अंदर कोई 12 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईयर मार्क किया गया है। ये पहला एयरपोर्ट नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कों के मामले में चिंता करते हैं, और ये एक बड़ा मामला फैसला हुआ है जो कि कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा। जानकर विपक्ष अफवाहों का बाजार गर्म करता है। पहले एलपीजी की शॉर्टेज, फिर पेट्रोल की शॉर्टेज, अब लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होगी, इस प्रकार से माहौल खड़ा करते हैं। असल में क्या है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। देखिए, वेरका दूध के सैंपल आरबी ने फेल किए, 2 बार सैंपल भेजे गए, दोनों बार फेल हुए। ये चिंता का विषय है। पूरा पंजाब वेरका दूध पीता है। अपेक्षा करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ उनको सजा मिलेगी। ये जो दूध के अंदर मिलावट है, ये बड़ा खतरे की घंटी का मामला है।